जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, सुप्रभात। कैसे हैं आप? मैं हूं देवदत्त मिश्रा और आपके प्यारे कोचिंग जंक्शन के चैनल पर लेकर के हाजिर हूं मैं करंट अफेयर की सीरीज। आज है 23 जनवरी और पूरे भारत में आज धूमधाम से मनाया जा रहा है पराक्रम दिवस। पराक्रम दिवस क्यों मनाया जा रहा है? क्योंकि आज ही के दिन 23 जनवरी 1897 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। यानी आज उनकी 125वीं जयंती है। 125वीं जयंती के अवसर पर भारत सरकार ने इस 23 जनवरी को अब क्या मनाने का निर्णय लिया है? पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। पिछले वीडियोज में हम नेताजी के बारे में चर्चा कर चुके हैं। दो तीन छोटी छोटी बातें और हैं जो हम नेताजी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। एक तो जो हम वीडियो के शुरू में ही आपसे जय हिंद बोलते हैं, जय हिंद का नारा जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ही दिया था। दिल्ली चलो, जय हिंद, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये सब नारा जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। और अभी हाल ही में भारत सरकार ने अंडमान और निकोबार आइसलैंड्स पे एक छोटा सा आइलैंड है रोस द्वीप, क्या कहते हैं उसे? रोस द्वीप। उसका नाम बदल करके नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप रख दिया गया है। समझ गए आप? यानी आज पराक्रम दिवस है, नेताजी की जयंती है। इस जयंती पर एक खास महत्वपूर्ण बात यह है कि अंडमान और निकोबार द्वीप में एक छोटा सा जो द्वीप है रोस द्वीप, उसका नाम बदल करके क्या रख दिया गया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। देखते हैं आज की पहली न्यूज की सुर्खी क्या है। शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर सीरीज की। तो पहला जो न्यूज आया है दुखद न्यूज है, मेघालय से है। क्या न्यूज है? कोयला खदान में कार्य कर रहे 6 प्रवासी मजदूरों की मौत। कोयला की खदान में काम कर रहे थे, हो सकता है खदान उदान धंस गई हो और मजदूरों की मौत हो गई है। कोयले की बात आई है तो कोयले के उत्पादन में विश्व में सर्वप्रथम किस देश का स्थान है? तो कोयले के उत्पादन में विश्व का सर्वाधिक जो उत्पादन करने वाला देश है वो कौन सा है? अमेरिका है। अमेरिका के बारे में नहीं बात करेंगे, आज बात करेंगे किसके बारे में? मेघालय के बारे में। मेघालय के बारे में जानेंगे कुछ अनूठी बातें और प्रश्न भी इसी से संबंधित है। प्रश्न क्या संबंधित है? प्रश्न संबंधित है भारत का सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन है। अभी तक आप प्रश्न में क्या पढ़ते आए हैं कि वह कौन सा स्थान है भारत में जहां सर्वाधिक वर्षा होती है? तो कौन सा स्थान है? वो स्थान है मौसिनराम। क्या है? मौसिनराम। अगर आप चेरापूंजी समझ रहे हैं तो गलत है। चेरापूंजी में वर्षा होती थी पहले सर्वाधिक, लेकिन अब कहाँ होती है? मौसिनराम में। और मौसिनराम कहाँ है? मेघालय में। मेघालय भारत का ऐसा राज्य है जहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है। मेघालय में 3 मुख्य पहाड़ियाँ हैं जिसको हम गारो, खासी और जयंतिया के नाम से जानते हैं। गारो, खासी, जयंतिया वहाँ की जो है 3 मुख्य जनजातीय समूह भी है जो उस पहाड़ियों पर निवास करती है, इसलिए इन तीनों पहाड़ियों का नाम भी क्या रख दिया गया है? गारो, खासी और जयंतिया। अच्छा, इस बात पे भी चर्चा कर लेते हैं कि आखिर मेघालय में बरसात सबसे ज़्यादा होती क्यों है, या मौसिनराम जो है सर्वाधिक वर्षा क्यों प्राप्त करता है। देखते हैं मैप के बारे में, थोड़ा सा मानसून को थोड़ा सा बहुत हल्का सा जो है समझ लेते हैं कि आखिर मेघालय में बरसात सबसे ज़्यादा क्यों होती है। ये मैप है और ये है मेघालय, आप देख रहे होंगे। तो ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र किसका है? ये है मेघालय का क्षेत्र। ठीक है, मैप को थोड़ा सा जो है जूम आउट करते हैं ताकि आप अच्छे से समझ सकें कि मानसून क्या है। ये है इंडिया और भारत में जो अधिकांश वर्षा होती है, भारत की अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। किससे होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से। यानी जो जून जुलाई के महीने में अपने यहाँ बरसात होती है, उस बरसात को ऑफिशियली क्या कहा जाता है? ऑफिशियली कहा जाता है साउथ वेस्ट मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून। उस मानसून की विधि क्या है? उस मानसून की विधि यह है कि यहाँ समुद्र से जो लहरें चलती हैं, जो वाष्प बनता है, वो ऐसे ऐसे करके क्या करता है? बरसात करता है। और इस तरीके से कुछ जो है पौने या कुछ जो है वर्षा की जो है बादलें इस तरफ घूम जाती हैं। अब यही जो है आप देखेंगे, थोड़ा सा इसको और जूम कर लेते हैं, तो जो वर्षा युक्त पौने इधर घूमती है, इस तरफ घूमती है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया की तरफ घूमती है, तो आप देखेंगे कि मेघालय पड़ जाता है। कौन सा पड़ जाता है? मेघालय का राज्य पड़ जाता है। और मेघालय राज्य की जो 3 पहाड़ियों जिनके बारे में हमने चर्चा की,
गारो, खासी और जयंतिया ये क्या कर लेती हैं, ये जब पौने उठती हैं तो भारी पौने होती हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर ये चढ़ नहीं पाती हैं और यही इन्हीं पहाड़ियों से क्या हो जाती हैं, टकरा जाती हैं और पार नहीं करने के कारण जो है यही बरसात होने लगती है। समझ गए? तो जो वर्षा युक्त पौने हैं वो इन गारो, खासी, जयंतिया के संपर्क में आकर के अपना पूरा जल क्या कर देती हैं, यही गिरा देती हैं और इसी खासी पहाड़ी पर, कौन सी पहाड़ी, खासी पहाड़ी पर ही मासिन राम है। क्या है? मासिन राम है, जहां विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है। चेरापूंजी भी खासी पहाड़ी में ही स्थित है। समझ के? चेरापूंजी भी कहाँ है? खासी पहाड़ी में स्थित है, जहां पहले बरसात हुआ करती थी, लेकिन अब विश्व का जो सर्वाधिक बरसात वाला स्थल है वो क्या है? मौसिन राम है। कहाँ है? मेघालय की खासी पहाड़ियों में स्थित है। जो भी यहाँ से पौने वर्षा युक्त चलती है यही ट्रैप होकर के यही बरसात करके रुक जाती है। समझ गए? मेघालय की राजधानी क्या है? एक प्रश्न ये भी उठता है कि मेघालय की राजधानी क्या है, तो मेघालय की राजधानी है शिलांग। मेघालय की राजधानी क्या है? शिलांग। प्रश्न देखते हैं, प्रश्न में विकल्प क्या क्या दिया गया है। तो प्रश्न में विकल्प दिया गया है, प्रश्न पूछा गया है कि भारत का सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन है, तो इसका सही जवाब है कि भारत का सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य है मेघालय। मेघालय के मासिन राम में भारत की नहीं विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है। कहाँ? मासिन राम में। मासिन राम कहाँ है? मेघालय में। मेघालय की खासी पहाड़ियों में स्थित है। कहाँ स्थित है? खासी पहाड़ियों में स्थित है। मणिपुर है, पश्चिम बंगाल है, अरुणाचल प्रदेश है, ये सब ऑप्शंस रॉन्ग हैं। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ईटानगर है। पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारतीय रेलवे ने वंदे भारत एक्सप्रेस के 44 सेट ट्रेन बनाने का ऑर्डर किस कंपनी को दिया है? तो अभी कल यानी 22 जनवरी को भारतीय रेलवे ने वंदे भारत एक्सप्रेस के 44 ट्रेन सेट का, कितने सेट का? 44 सेट का जो है ऑर्डर दे दिया है मेधा सर्वो ड्राइव्स लिमिटेड को, जो इंडियन ही कंपनी है। मेक इन इंडिया को फोकस करना है। ये भारत में ही इन कोचों का क्या होगा? निर्माण करेगी। लगभग 2000 करोड़ रुपए से ऊपर की डील है और ट्रेन 18 का मतलब वंदे भारत एक्सप्रेस। इसका पहले क्या नाम था? ट्रेन 18 नाम था। ट्रेन 18 की एक खास बात जान लीजिए बहुत छोटे से हल्के में, कि इसमें कोई इंजन नहीं है। ट्रेन 18 में कोई इंजन नहीं है, बल्कि जितने इसके डिब्बे हैं वो सब हर एक डिब्बे में क्या है? स्वचालित इंजन है। मतलब जितने इसके डिब्बे हैं सब में इंजन लगे हुए हैं। इसलिए जब ये चलता है तो सारे डिब्बे क्या होते हैं? एक सेंट्रल जो है कंट्रोलिंग सिस्टम होता है और सारे डिब्बे जो है एक साथ चलते हैं। और अगर रुकना होता है तो सारे डिब्बे जो है सारे डिब्बों में एक साथ ब्रेक अप्लाई होता है। इसलिए इसमें झटका उठका जैसी चीज भी नहीं लगती है। जैसे अभी आप ट्रेनों का अनुभव ये है कि जब ट्रेन चलने लगती है तो आप ऐसे खट से गिर जाते हैं, लेकिन ट्रेन 18 में अगर आप यात्रा करेंगे, यानी वंदे भारत एक्सप्रेस में अगर आप यात्रा करेंगे तो आपके साथ ऐसा अनुभव नहीं होगा। पहली वंदे भारत एक्सप्रेस जो चलाई गई थी वो चलाई गई थी दिल्ली और वाराणसी के बीच में। एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है, इसलिए फैक्ट जानना जरूरी है। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न क्या है, सुर्खी क्या है। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक न्यूज की सुर्खी है कि म्यांमार को भारत के कोविशील्ड टीकों की मिली पहली खेप। तो आप देख रहे होंगे, मैंने 2-3 वीडियो में पहले भी चर्चा कर ली है कि भारत के पास इस समय 2 वैक्सीन हैं, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, जिसमें कोविशील्ड वैक्सीन का निर्माण ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका ने इसका विकास किया है और भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इसका निर्माण कर रही है। और ये जो है बहुत सेफ वैक्सीन है, इसलिए इसकी डिमांड पूरे विश्व में है और विश्व के लगभग 92 देशों ने इस वैक्सीन के लिए भारत से क्या किया है? संपर्क किया है कि हमें भी इन सब वैक्सीन की डोज दी जाए। इस वैक्सीन को लेकर के भारत ने जो है वैक्सीन मैत्री नाम की जो है एक डिप्लोमेसी लॉन्च की है कि हमारे जितने भी पड़ोसी देश हैं सबसे पहले जो है हम वैक्सीन अपने पड़ोसी देशों को देंगे, ताकि अपने पड़ोसी देशों में जो चीन का प्रभाव है उस प्रभाव को क्या किया जा सके, उस प्रभाव को कम किया जा सके। तो वैक्सीन डिप्लोमेसी नाम से जो है जो किया है, उस डिप्लोमेसी में
म्यांमार में भी टीका पहुंच गया है, कोविशील्ड का टीका पहुंच गया है। तो प्रश्न क्या इस संदर्भ में बनता है, इस संदर्भ में प्रश्न बनता है, भारत के कौन कौन से राज्य की सीमा म्यांमार से, कौन से राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं मिलती है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम। आइए देखते हैं मैप में कि कौन सी ऐसी सीमा है जो म्यांमार से नहीं मिलती है, किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं मिलती है। ये मैप है, इस मैप को आप थोड़ा सा अगर जूम करें तो आप देख रहे होंगे कि ये है म्यांमार, ये है म्यांमार। म्यांमार का पुराना नाम क्या था? बर्मा नाम था। इसकी राजधानी जो है नेपिटा है। क्या नाम है उसका नाम? नेपिटा। पहले इसकी राजधानी को हम रंगून कहते थे। आपको गाना याद है ना, मेरे पिया गए रंगून। तो रंगून कहाँ है? बर्मा में है। बाद में इसका नाम क्या हो गया? यंगून हो गया। लेकिन अब म्यांमार की नई राजधानी क्या हो गई है? नेपिटा हो गई है। मांडले जेल जो है इतिहास में आपको काफी मिलता है। मांडले जेल भी कहाँ था? म्यांमार यानी बर्मा में स्थित था। प्रश्न क्या है कि प्रश्न ये है कि कौन से ऐसे राज्य हैं, कौन से ऐसे राज्य हैं जिसकी सीमा म्यांमार से नहीं मिलती है? इन चारों विकल्पों में से देख करके बताना है। असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम। मैप देखना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि आप किसी चीज को रट नहीं सकते हैं, लेकिन अगर मैप का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में फिट हो गया तो कोई भी प्रश्न कहाँ से पूछा जाएगा, चाहे जितना तोड़ मरोड़ करके पूछा जाए, आप उस प्रश्न को सहजता से बड़े आसानी से हल कर सकते हैं। क्या हो जाए? अगर कॉन्सेप्ट आपके मन में बैठ जाए। इसलिए मैं बार बार जो है मैप की तरफ चला जाता हूँ ताकि आपके मन में कॉन्सेप्ट बैठे, फैक्ट न रटे। आपके दिमाग में फैक्ट रटने की बजाय क्या हो? कॉन्सेप्ट बैठ जाए। तो ये है म्यांमार। म्यांमार का मैप आप देख रहे हैं। भारत की सीमा से बात की जाए तो यहां से भारत की सीमा शुरू होती है। ये देख रहे हैं, ये क्या है? म्यांमार भारत सीमा है। इसको मिटा दीजिए, इतने को। यहां से शुरू होता है। ये क्या है? म्यांमार भारत सीमा है, ऐसे शुरू होता है। ठीक है ना? प्रश्न आपसे पूछा गया है कि कौन सा राज्य जो है म्यांमार से सटा हुआ है, कौन सा राज्य म्यांमार से सटा हुआ नहीं है। 4 विकल्प दिए गए हैं। तो आप देखेंगे तो पाएंगे कि ये जो राज्य है, ये जो राज्य है, इस राज्य का नाम है अरुणाचल प्रदेश। क्या नाम है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के बाद ये जो राज्य है इसको क्या कहते हैं? नागालैंड। और नागालैंड के बाद जो ये राज्य आता है उसको क्या कहते हैं? मणिपुर। मणिपुर के बाद ये जो राज्य आता है उसको क्या कहते हैं? मिजोरम। ये क्या है? नागालैंड। ये क्या है? मणिपुर। ये क्या है? मिजोरम। ये कौन सा राज्य है? ये है त्रिपुरा। अब असम आपके ऑप्शन में दिया गया है। आप देखेंगे तो ऑप्शन में आपके क्या दिया गया है? असम दिया गया है। असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और मिजोरम। और मैप में आप देख रहे हैं कि जो असम है वो असम कहाँ है? वो असम है, ये है असम की सीमा लगभग ये, और ये है म्यांमार। तो असम ही एक ऐसा राज्य है इन सब में जो ऑप्शंस दिए गए हैं जो म्यांमार की सीमा से टच नहीं करता है। बाकी म्यांमार की सीमा टच करने वाले राज्य कौन कौन से हैं? एक तो अरुणाचल प्रदेश हो गया, दूसरा हो गया नागालैंड, तीसरा हो गया मणिपुर और चौथा क्या हो गया? मिजोरम। यानी म्यांमार की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य कितने हैं? 4 हैं। कौन कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। चलते हैं ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन में आपने क्या लगाया है? असम। असम सही ऑप्शन है। इसलिए सही ऑप्शन है क्योंकि असम की सीमा म्यांमार से नहीं मिलती है। म्यांमार की बात उठी है तो थोड़ा सा म्यांमार के बारे में और जान लेते हैं। म्यांमार की जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, उनका नाम है यू विन मिंट। उनका क्या नाम है? यू विन मिंट। ये म्यांमार के वर्तमान राष्ट्रपति हैं। राजधानी तो आपने जान ही ली, नेपिटा। क्या बोलते हैं उसको? नेपिटा।
पीटा। और वहाँ की जो राज्य सलाहकार हैं वो हैं आंग सान सूकी। क्या है? आंग सान सूकी। थोड़ा सा इनफॉर्मल वे में आप ये समझ लीजिए कि मुख्य जो है इस समय शासन सत्ता में कौन है? आंग सान सूकी। राष्ट्रपति नहीं है, लेकिन मुख्य कौन है? आंग सान सूकी। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे अभी तक आप देखे होंगे कि भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह जी थे, लेकिन ज्यादातर जो है मामलों में किसकी चलती थी श्रीमती सोनिया गांधी जी की। बिल्कुल उसी तरीके से म्यांमार के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं यू विन मिंट, लेकिन मुख्य सलाहकार कौन है? आंग सान सू की। म्यांमार जो है बिम्स्टेक का एक सदस्य है। किसका सदस्य है? बिम्स्टेक का एक सदस्य है। बिम्स्टेक का पूरा नाम क्या है? बिम्स्टेक का पूरा नाम है बे ऑफ बंगाल। सबसे पहले क्या नाम है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्नोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ये बिम्स्टेक का पूरा नाम है। बिम्स्टेक एक क्षेत्रीय सहयोग संगठन है। कैसा संगठन है? क्षेत्रीय सहयोग संगठन है। ये मैप है बिम्स्टेक का। मतलब भारत के आसपास के पड़ोसी देश, भारत कहना ठीक नहीं है, बिम्स्टेक के संदर्भ में क्या कहना ठीक है? बंगाल की खाड़ी कहना ठीक है। ये है बे ऑफ बंगाल। तो बंगाल की खाड़ी से सटे हुए जो राज्य हैं, जो राष्ट्र हैं, उनके देशों का समूह क्या है? उनके देशों का समूह है बिम्स्टेक। क्या है? बिम्स्टेक। बिम्स्टेक समूह में कौन कौन से राष्ट्र शामिल हैं? तो बिम्स्टेक समूह में जो है एक तो शामिल है भारत। बिम्स्टेक समूह में एक राष्ट्र कौन सा शामिल है? एक राष्ट्र शामिल है भारत। और एक मिनट, दूसरा राष्ट्र कौन सा है? दूसरा राष्ट्र है बांग्लादेश, तीसरा है नेपाल, चौथा है भूटान, पांचवा है म्यांमार और छठा है थाईलैंड। नेपाल, भूटान और सातवां क्या है? श्रीलंका। तो बिम्स्टेक में कितने सदस्य हैं? बिम्स्टेक में 7 सदस्य देश हैं। भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और श्रीलंका। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 और 7। बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ है? बिम्स्टेक का मुख्यालय जो है वो है ढाका में। कहाँ है? ढाका में। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। बिम्स्टेक एक क्षेत्रीय सहयोग संगठन है। कहाँ का? बंगाल की खाड़ी का, जिसमें 7 सदस्य देश हैं। 7 सदस्य देश कौन कौन से हैं? बंगाल की खाड़ी के किनारे वाले 7 सदस्य देश, जिसमें भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और श्रीलंका शामिल हैं। बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ है? बिम्स्टेक का मुख्यालय है ढाका में। ठीक है, नेक्स्ट टर्म के बारे में देखते हैं कि नेक्स्ट अपनी सुर्खी क्या है और प्रश्न उस पर किस प्रकार से पूछा जा सकता है। तो आज क्या है? आज है पारंपरिक हलवा कार्यक्रम। किसका? यूनियन बजट 2021 का। ये एक कह लीजिए कि परंपरा हो गई है। किसकी? हलवा कार्यक्रम की। हलवा कार्यक्रम क्या है? जब भी बजट सत्र आता है तो बजट की छपाई से पहले जो है एक सेरेमनी आयोजित होती है जिसमें ढेर सारा हलवा बनाया जाता है और वित्त मंत्री उस सेरेमनी में सम्मिलित होकर के वित्त मंत्रालय के जितने कर्मचारी हैं बजट से रिलेटेड, उनके साथ क्या करती हैं? हलवा शेयर करती हैं। और उसके बाद वो जितने कर्मचारी हैं वो क्या हो जाते हैं? एक अलग विशेष क्षेत्र में क्या हो जाते हैं? विशेष क्षेत्र में जो है वो 7-8 दिनों के लिए इकट्ठे हो जाते हैं और उनका बाकी दुनिया से जुड़ाव समाप्त रहता है। इसलिए ताकि बजट का जो काम है वो क्या रहे? गोपनीय रहे। बजट का काम क्या रहे? गोपनीय रहे। ठीक है, बजट के बारे में चर्चा चली है। बजट के बारे में थोड़ा सा कुछ और जानेंगे, उससे पहले इस प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न क्या दिया गया है? प्रश्न है स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? तो बजट कौन पेश करता है? बजट पेश करते हैं वित्त मंत्री। तो स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया होगा? जो स्वतंत्र भारत का पहला वित्त मंत्री होगा। यानी इस प्रश्न को देखने का मतलब हो गया कि आपके पास 2 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न ये है कि पहला बजट किसने पेश किया था और दूसरा प्रश्न ये है कि
स्वतंत्र भारत का पहला वित्त मंत्री कौन था? तो स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री थे आर.के. षणमुखम चेट्टी। उनका क्या नाम है? आर.के. षणमुखम चेट्टी। जवाहरलाल नेहरू क्या थे? स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। जान मथाई कौन थे? जान मथाई के पास रेलवे मंत्रालय था, यानी जान मथाई भारत के पहले रेलवे मंत्री थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे, वो जवाहरलाल नेहरू के कैबिनेट में फूड और एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे, यानी कृषि मंत्री, कृषि और खाद्य मंत्री थे। ठीक, आपकी बात इतनी समझ में आई। वित्त मंत्रालय की बात है, वित्त मंत्रालय के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि बजट जैसे टर्म आता है तो बजट किस विभाग का काम है? तो बजट सबसे पहले तो वित्त मंत्रालय का है। कहाँ का काम है? वित्त मंत्रालय का काम है। तो वित्त मंत्रालय, भारत के वित्त मंत्रालय में कितने विभाग हैं? तो भारत के वित्त मंत्रालय में इस समय 5 विभाग हैं। कितने विभाग हैं? 5 विभाग हैं। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि बजट का कार्य कौन देखता है? सीधा सीधा प्रश्न पूछ लेगा कि बजट का कार्य कौन देखता है? तो बजट का काम देखता है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। कौन देखता है? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, यानी आर्थिक कार्य विभाग जो है बजट का कार्य देखता है। वित्त मंत्रालय में कितने डिपार्टमेंट हैं? अब इसकी चर्चा उठ गई है तो थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। वित्त मंत्रालय में 5 डिपार्टमेंट्स हैं। एक को कहते हैं डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, यानी व्यय विभाग। दूसरा है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, जिसको राजस्व विभाग बोलते हैं। तीसरे को नाम देते हैं डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, वित्तीय सेवा विभाग, जिसका काम है आरबीआई के साथ सहयोग, भारतीय रिजर्व बैंक के साथ सहयोग बनाना। और जो आप जनधन योजना जैसी योजनाएं देखते हैं, उस योजना की शुरुआत कौन करता है? फाइनेंशियल सर्विसेज डिपार्टमेंट से होती है वित्त मंत्रालय में। चौथा है डिपार्टमेंट ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है, एक तो होता है निवेश, जिसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का उल्टा कॉन्सेप्ट क्या है? डिसइन्वेस्टमेंट। जैसे आप कहते हैं कि भारत सरकार जो है कंपनियों को बेच रही है। अभी आपने देखा होगा कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम का विनिवेशीकरण किया जा रहा है, यानी उसका जो है उसके शेयर्स को क्या करे सरकार? दूसरों को बेच रही है, ताकि क्या हो सके? इसकी परफॉर्मेंस सुधारी जा सके और भारत के पास क्या हो सके? भारत सरकार के पास कुछ एक्स्ट्रा धन अर्जित हो सके। तो वित्त मंत्रालय में कितने विभाग हैं? 5 विभाग हैं। डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, डिपार्टमेंट ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट और डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स जो है उसका काम है बजट तैयार करना। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स का मुख्य काम है, यानी आर्थिक कार्य विभाग का मुख्य काम क्या है? बजट को पास करना, बजट की देखरेख करना। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न आईपीएल से है। आईपीएल 2021 की नीलामी की तारीख आई सामने, बीसीसीआई ने दी जानकारी। आईपीएल के बारे में प्रश्न क्या पूछा गया? आईपीएल के बारे में प्रश्न पूछा गया, आईपीएल के 13वें सीजन का खिताब किस टीम ने जीता था? ये देखता हो, आपको लगता होगा कि यार हम आईपीएल देखते हैं, बहुत अच्छा लगता है। आईपीएल से प्रश्न भी परीक्षा में पूछा जाता है। जितना आपको अच्छा लगता है, थोड़ा सा ही अगर आप उस आईपीएल के बारे में फैक्ट जान लेंगे तो आपकी परीक्षा के लिए इसी आईपीएल से नंबर भी आ जाएंगे। जैसे एक प्रश्न क्या बना है? एक प्रश्न है आईपीएल के 13वें सीजन का खिताब किस टीम ने जीता था? अभी हाल ही की घटना होगी, जो क्रिकेट प्रेमी होंगे उनको बिल्कुल पता होगा कि मुंबई इंडियंस ने आईपीएल के 13वें सीजन का खिताब जीता है। किसको हराया था? दिल्ली कैपिटल्स को हराया था। ठीक है, कहाँ आयोजित हुआ था? आईपीएल का 13वां सीजन यूएई, संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित किया था। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी क्या है? अबू धाबी है। संयुक्त अरब अमीरात वही है जहां आप दुबई भी जानते हैं ना, दुबई भी जो है यूएई में ही है, संयुक्त अरब अमीरात में ही है। आईपीएल शुरू कब हुआ था? आईपीएल शुरू हुआ था 2008 में, और इस 2008 के पहले खिताब को किसने जीता था? पहले खिताब को जीता था राजस्थान रॉयल्स में। आईपीएल टीम में सर्वाधिक खिताब किसने जीता है? आईपीएल टीम में सर्वाधिक खिताब जीता है मुंबई इंडियंस ने। अब एक और बात आती है कि ये जो सीजन बीता है 13वां सीजन, 13वें सीजन का पर्पल कैप किसके पास है? परीक्षा में खूब पूछा जाता है कि पर्पल कैप किसके पास है और ऑरेंज कैप किसके पास है। तो ध्यान दीजिएगा कि जो ऑरेंज कैप है
वो किसे मिलता है? सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज को मिलता है। किसको मिलता है? सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज को मिलता है। और 13वें सीजन में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन थे? केएल राहुल। केएल राहुल यानी किंग्स 11 पंजाब टीम के कैप्टन। उनकी टीम फाइनल में तो नहीं जा पाई, लेकिन उनके कैप्टन केएल राहुल को क्या मिला था? ऑरेंज कैप मिला था। किस लिए? सर्वाधिक रन करने के लिए। और पर्पल कैप किसे मिला था? पर्पल कैप मिला था कैगिसो रबाडा को। किसे मिला था? कैगिसो रबाडा को। उन्होंने सर्वाधिक विकेट हासिल करके पर्पल कैप हासिल किया था। आज की ये सीरीज हम यही समाप्त करते हैं। आपको बहुत ढेर सारा नमस्कार, ढेर सारा प्यार, और एक निवेदन कि आप जो है इस चैनल को ढेर से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट www.coaching.in पर लॉगिन करें। जय हिंद, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।